Okay students, so let's get started with May-June 2021 AS Level Physics Paper 1. So the syllabus code is 9702/12. This is a 1 hour 15 minutes ka paper. So let's get started with it. First of all, you have some data points, then you have some formulas, and then we can start with our question 1. Question 1 में what do we have? What is not a reasonable estimate of the physical property indicated? भाई कौन सी चीज़ is not a reasonable estimate? यार इसमें थोड़ी सी common sense लगानी होती है, ठीक है. 2 into 10 raised to the power 3 volts for the power dissipated by a heating element. Yes, this is an appropriate estimate. 4 into 10 raised to the power 2 for the volume of water in a swimming pool. Yes, this could be a possible estimate. 5 into 10 raised to the power 5 Newton second for the momentum of a lorry moving along a road. Yes, ये भी possible है. 6 into 10 raised to the power 2 Newton for the weight of a fully grown race horse. यार देखो, अगर इसके कहने का मतलब ये है कि 600 न्यूटन इज़ द वेट, तो अगर मैं 10 को जी कंसिडर कर लूँ तो 60 kg क्या किसी हॉर्स का वेट होता है? नहीं, इससे तो बहुत 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 ज़्यादा होता है वेट. तो अगर मैं इसको 600 को डिवाइडेड बाय 10 कर दूं तो मेरे पास मास आ जाएगा, दैट इज 60 kg. क्या किसी हॉर्स का मास आपने 60 kg देखा है? नहीं ना, 60 kg से बहुत 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 ज़्यादा होता है मास हॉर्स का. तो दिस इज़ अ अनरीजनेबल एस्टिमेट. तो डी इज़ अर आंसर. आ जाओ इस पे. विच क्वांटिटी कुड हैव द यूनिट्स ऑफ न्यूटन मीटर वोल्ट -1. तो यार देखते ही मुझे ये पता चल रहा है कि ये कोई ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें फोर्स भी होगा, डिस्टेंस भी होगी एंड वोल्टेज भी होगा. तो हमने क्या एक फॉर्मूला पढ़ा था इस तरह के का कि वोल्टेज इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. अगर इसमें मैं चार्ज को उधर ले जाऊँ, Q इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय वोल्टेज. वर्क डन का क्या हो सकता है फॉर्मूला? फोर्स इंटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वोल्टेज. फोर्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे? न्यूटन से. डिस्टेंस किससे? मीटर से. एंड वोल्टेज जो है वोल्ट से. वोल्ट्स को ऊपर ले जाओ तो दिस बिकम्स न्यूटन मीटर वोल्टेज -1. तो दिस इज द यूनिट फॉर व्हाट? चार्ज. तो चार्ज का कहीं ऑप्शन है? यस, बी इज योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 में बच्चों क्या लिखा हुआ है? एंड ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय 2 फोर्सेज. 2 फोर्सेज लग रही हैं, एक 10 न्यूटन की, एक 6 न्यूटन की एट 40 डिग्री का एंगल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दोनों फोर्सेज जो हैं वो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग कनेक्टेड नहीं है. सो वी विल कनेक्ट देम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल. अगर ये 40 डिग्री है बच्चों तो दिस एंगल विल बिकम व्हाट? 140 डिग्री. और अगर ये 140 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम के एंगल्स दिस एंगल विल बिकम व्हाट? 40 डिग्री. और दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम 6 न्यूटन्स. सही है. और इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट विल बी दिस रेड लाइन. यहाँ से लेकर यहाँ तक का विल बी द रिजल्टेंट. रिजल्टेंट निकालोगे किस तरह? बाय अप्लाइंग कोसाइन रूल. कोसाइन रूल किस तरह लगेगा भाई? ये आपको पता है 6 न्यूटन है, ये आपको पता है 10 न्यूटन है. सो अप्लाई कोसाइन रूल. C इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 40. ठीक है. अब C जो है वो रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगी, दैट इज दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू कॉस 40. ठीक है. R किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 6.6 न्यूटन. सही है. तो रिजल्टेंट फोर्स किसी भी ऑप्शन में 6.6 न्यूटन के इक्वल है. यस, डी इज अर ऑप्शन. ठीक है. बाकी किसी में 6.6 न्यूटन आ ही नहीं रही, इसलिए हमें एंगल को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. चलो अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे. An analog ammeter with a range of 0 to 250 millimeter is connected into an electrical circuit. Okay. The diagram shows the ammeter's display. What is the reading on the ammeter? भाई एक ammeter है जो कि मेजर कर सकता है 0 से लेकर 250 मिली एम्पेयर, और ये उसकी एनालॉग रीडिंग है. तो अगर गौर से देखो तो ये कितनी लाइंस हैं? These are round about ये 0 है, ये 1 है, इसके बीच में कितनी लाइंस हैं? 5. ठीक है. अगर 0 से लेकर 1 तक आपकी लाइंस जो हैं वो 5 हैं, इंक्लूडिंग दीज लाइंस. ठीक है. ये वाली लाइंस इंक्लूडेड हैं, ये जो बिग वाली लाइंस हैं ये इंक्लूडेड हैं. 0 से लेकर 1 तक अगर आपकी टोटल लाइंस 5 हैं बच्चों, तो मुझे बताओ 0 से लेकर 10 तक कितनी लाइंस होंगी? 50. और टोटल रीडिंग्स कितनी रिप्रेजेंट हो रही हैं? यार देखो, लाइंस और रीडिंग्स दो अलग अलग चीज़ें. कितनी लाइंस हैं टोटल? 50. और टोटल रीडिंग्स कितनी है? 250 मिली वोल्ट्स. तो इसका मतलब ये है कि इफ 50 लाइंस रिप्रेजेंट कितनी रीडिंग्स? 250 मिली एम्पेयर्स की रीडिंग. तो 1 लाइन किसके इक्वल है? 1 लाइन इज इक्वल्स टू 5 मिली एम्पेयर. ठीक है. सिर्फ रेशो मेथड लगाया है.
अब अगर मैं देखूं तो नीडल कहाँ पॉइंट कर रही है, नीडल पॉइंट कर रही है 7, और 7 के बाद कितनी लाइंस हैं, 1 2 3 3, तो 7 into 5 plus 3 lines, that is equals to how many lines, 35 plus 3 is equals to 38 lines. तो यार अगर एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है 5 मिली एम्पेयर, तो 38 लाइंस कितने मिली एम्पेयर रिप्रेजेंट करेंगी, 190 मिली एम्पेयर. तो बेसिकली इस सवाल में हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा है कि ओवरऑल मीटर पे कितनी लाइंस हैं, 50. उसके बाद हमने ये देखा है कि 50 लाइंस रिप्रेजेंट हाउ मेनी मिली एम्पेयर, 250 मिली एम्पेयर. तो एक लाइन कितने मिली एम्पेयर रिप्रेजेंट करेगी, 5 मिली एम्पेयर. ठीक है, ओके हो गया यहाँ तक. फिर हमने ये देखा है कि यार ये जो हमारी नीडल है दैट इज पॉइंटिंग वेयर, दैट इज पॉइंटिंग एट 7, और 7 के बाद कितनी लाइंस हैं, छोटी वाली 3 लाइंस. तो 7 तक कितनी लाइंस होंगी, देखो अगर 0 से लेकर 1 तक आपकी 5 लाइंस थी, तो 0 से लेकर 7 तक कितनी लाइंस होंगी, 5 into 7 दैट इज 35, और 35 के बाद कितनी लाइंस हैं, 3. तो हमने टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकाल ली, हेयर 38. ठीक है, ये हमारे पास आ गई 38. तो यार अगर एक लाइन रिप्रेजेंट्स 5 मिली एम्पेयर, तो 38 लाइंस कितने मिली एम्पेयर रिप्रेजेंट करेंगी, 38 मल्टीप्लाई बाय 5. बस इतनी सिंपल सी वर्किंग की है. ये मैंने ऑर्डर में भी लिख दिया है सो दैट यू कैन सी इट एंड मेक द सेंस आउट ऑफ इट. ठीक है, ये ज़रा सा एक्स्ट्रा लिखा हुआ था, सही है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 में क्या है बच्चों, क्वेश्चन 5 में स्टूडेंट्स टेक रीडिंग्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड. ओके, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड की रीडिंग्स ले रहे हैं स्टूडेंट यूजिंग 3 डिफरेंट पीसेज ऑफ मेजरिंग इक्विपमेंट एक्स वाई एंड जेड. भाई एक्स वाई एंड जेड 3 इक्विपमेंट्स हैं जिसको यूज़ करके हम लिक्विड के वॉल्यूम की मेजरमेंट लेते हैं. द ट्रू वैल्यू क्या है, वी, ट्रू वैल्यू वी है. द स्टूडेंट्स रिजल्ट्स आर शोन. ओके, हाउ मैनी पीसेज ऑफ इक्विपमेंट आर प्रिसाइज एंड हाउ मैनी पीसेज आर एक्यूरेट. भाई प्रिसाइज कौन से होते थे, जिनकी वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर होती थी. तो y एंड z की वैल्यूज आर क्लोज टू ईच अदर. तो दो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्रिसाइज होंगे, तो a और b जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. एक्यूरेट कौन से होते थे, जिनकी वैल्यूज ट्रू वैल्यू से ओवरलैप करें. तो सिर्फ y की ही ओवरलैप नहीं कर रही, बाकी x की और z की कर रही हैं. तो दो प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होंगे, दो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो D विल बी योर आंसर फॉर 5. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 6. इन क्वेश्चन 6 क्या लिखा हुआ है बच्चों, विच ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन अ वैक्यूम. यार वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशनशिप होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन एन वैक्यूम. मतलब एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट है, दैट इज 9.81 ms-2. तो यार अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको ग्रेडियंट निकालना हो, तो व्हाट इज वेलोसिटी टाइम का ग्रेडियंट, इट इज एक्सेलरेशन. और अगर एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट है या 9.81 है, तो किस तरह की लाइन बनेगी, एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. तो ऐसी कौन सी लाइन है, डी इज आवर आंसर. ठीक है, हमने बेसिकली क्या किया, हमने ये सोचा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है, एक्सेलरेशन. और इन अ वैक्यूम एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी, कांस्टेंट और 9.81. तो 9.81 और कांस्टेंट ग्रेडियंट के लिए किस तरह की लाइन बनती है, अपवर्ड स्लोपिंग स्लांटेड लाइन. तो डी इज आवर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 7. A projectile is fired from point P with velocity v at an angle theta to the horizontal. It lands at point Q, a horizontal distance r from P. Air resistance is negligible. The acceleration of free fall is g. Which equation for r is correct? ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये निकालना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. दिस इज द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो यार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पूरी जर्नी का टाइम निकाल लेते हैं. और पूरी जर्नी का टाइम निकालने से पहले हम मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकाल लेते हैं. हम मैक्सिमम हाइट तक का अगर टाइम निकाल लेंगे, तो हम उसको अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, दैट विल गिव अस द टाइम फॉर द एंटायर जर्नी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेटिंग the time to reach maximum height. और मैक्सिमम हाइट बच्चों किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में. तो हमारी सारी वर्किंग्स वर्टिकल प्लेन में होंगी. ठीक है, अब मुझे बताओ इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, v साइन थीटा. तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई, v साइन थीटा. फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0. एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल क्या है, -g. ठीक है, और हमें टाइम निकालना है. ओके,
तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हमें अगर u पता हो, v पता हो, a पता हो, वी कैन कैलकुलेट t? यस, देयर इज अ फॉर्मूला, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v की जगह क्या रखेंगे 0, u की जगह क्या रखेंगे v साइन थीटा माइनस जी टी को उधर ले जाओ, v साइन थीटा डिवाइडेड बाई g इज इक्वल्स टू योर t। अब ये t कौन सा है? इट इज द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट मतलब रेड पॉइंट रीच करने तक का टाइम इज दिस t। ठीक है, पूरी जर्नी का टाइम क्या होगा? टाइम फॉर होल जर्नी क्या होगा? टाइम फॉर होल जर्नी क्या होगा? टाइम फॉर होल जर्नी के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? ये वाले टाइम को दैट इज v साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, दैट इज द टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, जितना टाइम मैक्सिमम हाइट रीच करने में लगेगा उतना ही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड रीच करने में लगेगा, मतलब Q तक रीच करने में। तो दिस विल बिकम व्हाट? 2v साइन थीटा डिवाइडेड बाई g इज द टोटल टाइम। अब हमने क्या निकालना था? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r, तो चलो वो भी निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मिनिमाइज दिस एज वेल, और इसको भी मिनिमाइज करके वी प्लेस इट ऑल 3 ऑफ देम एट द साइड। ठीक है, अब हमारे पास टोटल टाइम आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमने निकालना है बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए व्हाट विल वी डू? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? स्पीड इनटू टाइम। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल स्पीड किसके इक्वल होगी? ये वाली स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू v cos थीटा। v cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या है? 2v साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? 2v स्क्वायर cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी इज आवर आंसर। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ वेट W इज एट रेस्ट ऑन अ टेबल। अ स्टूडेंट अटेम्प्ट टू स्टेट Newton's third law of motion by saying that action equals reaction. If the weight of the book is the action force, what is the reaction force? भाई reaction force क्या होगी? We have to calculate that. The force W acting downwards on the earth from the table, नहीं. The force W acting upwards on the book from the table, B is our answer. अब आ जाओ क्वेश्चन 4 पे। 4 balls are dropped at the same time पे ड्रॉप हुई हैं, ठीक है, and from the top of a very tall tower. Okay, there is no wind blowing. Okay, which ball hits the ground first? देखो hits the ground first के लिए हमें दो चीज़ें देखनी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कि वी हैव टू सी कि वेट किसका ज़्यादा है। सेकेंड ऑफ ऑल हमने ये देखनी होती है कि किसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी। तो यार इन सब में से वेट किन दो बॉल्स का ज़्यादा होगा? जिनका मास सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज़ बी एंड डी। तो ए और सी विल गेट कैंसल्ड आउट। अब अगर आप देखो तो डायमीटर सबसे कम किसका है? ऑफ बी। तो रेजिस्टिव फोर्सेस सबसे कम किस पे लगेंगी? ऑन बी। तो बी इज आवर आंसर। ठीक है, डी हमारा आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका डायमीटर जो है वो 2d हो गया है ना, तो उस पर रेजिस्टिव फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी, आइदर एयर रेजिस्टेंस और डिफरेंट थर्मल फोर्सेस, ठीक है, या डिफरेंट ड्रैग्स जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे। तो डी में जो है हम आराम से या बाद में पहुंचेंगे ऑन द ग्राउंड कंपेयर टू बी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में बच्चों क्या लिखा हुआ है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल P ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 230 मीटर्स पर सेकेंड इन अ वैक्यूम कोलाइड्स विद अ स्टेशनरी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, P और Q की कोलिजन हो रही है। आफ्टर कोलिजन P ट्रैवल्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 180 ms-1 एट एन एंगल ऑफ 55 डिग्रीज। ओके हो गया। Q travels in a direction of 34 degrees through the initial path of P, ये भी ओके हो गया। Assume that there are no external forces acting on the molecule. What is the magnitude V of the velocity Q? Velocity Q के लिए हमने ये V निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताओ बिफोर कोलिजन मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन द y डायरेक्शन क्या है? 0। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन द y डायरेक्शन क्या होगा? 0। तो 0 इज इक्वल्स टू 180 साइन 55 माइनस, क्योंकि डाउनवर्ड में है ना, तो v साइन 34।
क्यों मैंने इस तरह किया है, बिकॉज बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या था, ज़ीरो। तो आफ्टर कोलिजन भी जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम्स हैं उनका सम मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, और डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव कंसिडर किया है। तो लेट्स कैलकुलेट द आंसर फॉर वी। 180 साइन 55 डिवाइडेड बाय साइन 34 विच गिव्स यू एन आंसर ऑफ 260। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, डी इज योर ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? A charged particle is in a uniform field of force. The direction of force on the particle is opposite to the direction of the field. What is the field and what is the charge on the particle? देखो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ना, अच्छा देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ना एक बात हमेशा ये समझ लो कि द फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव एंड गो टूवर्ड्स द नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव या लोअर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एग्जामिनर हमें कह रहा है कि एक पार्टिकल इसमें पड़ा है जिस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और फील्ड कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक। आंसर वुड बी ए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में हमने बताना है टॉर्क ड्यू टू दीज फोर्सेस क्या होगा? F मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस दैट इज r प्लस आर इंटू 2r। 2FR is your answer. C is your answer. Let's move on to question 13. क्वेश्चन 13 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें क्या था बच्चों? एक स्क्वायर साइन है ऑफ वेट 40 न्यूटन। देखो एक स्क्वायर साइन है ऑफ वेट 40 न्यूटन, इस तरह उस पर 40 न्यूटन का वेट लग रहा है, ठीक है। अब इनिशियली ना हमने इसे होल्ड किया हुआ था, बट देन वी लेफ्ट द सपोर्ट। जब हमने सपोर्ट लीव किया तो इसकी फाइनल पोजीशन कुछ इस तरह हो गई, ठीक है, कुछ इस तरह हो गई, ठीक है। और वेट का लग रहा है अभी भी डाउनवर्ड, दैट इज 40 न्यूटन। और एंगल हमें निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है, थीटा, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे सर अगर 40 न्यूटन का इस पे वेट लग रहा है तो ये तो बिल्कुल वर्टिकल हो जाना चाहिए था इस तरह, ठीक है, जब तक वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करना ना शुरू कर दे और मूवमेंट ज़ीरो हो जाए। बट ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जो हिंज है ना, रेड और ये जो ब्लू से मैं शेड कर रहा हूँ, ये भी एक मोमेंट लगा रहा है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 6 न्यूटन मीटर। ये अपनी तरफ से एक मोमेंट लगा रहा है जो कि होल्ड करता है दिस वेट को इन दिस डायरेक्शन। तो मुझे बताओ 40 न्यूटन की वजह से क्या मोमेंट बनेगा? वी रिजॉल्व दिस फोर्स। हम जब इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो एक इस तरह बनेगी चीज़, एक इस तरह बनेगी। दिस वन विल बिकम व्हाट? 40 साइन क्यू, 40 साइन थीटा, ठीक है। और इनका डिस्टेंस क्या होगा बिटवीन देम? देखो पूरे क्या कह सकते हैं, साइन का डिस्टेंस क्या है? 0.8। तो वेट कहाँ लग रहा होता है? एग्जैक्टली इन द मिडल। तो हाफ क्या होगा? 0.4, ठीक है। लेट मी राइट इट क्लियरली। देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि लेट मी जूम इन अ बिट, शुरू से समझ लो। देखो हो ये रहा था कि ये जो साइन है उसका वेट था कुछ, उसके वेट की वजह से हमारी ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन ख़राब होके कुछ इस तरह डायगनल आ गई है, सही है। इस तरह डायगनल क्यों आई है? बिल्कुल वर्टिकल क्यों नहीं हो गई? बिकॉज ये जो हिंज है वो एक टॉर्क लगा रहा है, दैट इज 6 न्यूटन मीटर। टॉर्क या मोमेंट आप कह सकते हो, ठीक है। अब ये जो 40 न्यूटन का वेट है वो भी डिवाइड हो जाएगा इन 2 कंपोनेंट्स। एक हो जाएगा 40 साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा 40 कॉस थीटा। ये जो 40 साइन थीटा है बच्चों वो कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? वो लग रहा है 0.4 मीटर्स पे। वाई? बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ हिंज क्या है? 0.8 मीटर, और टोटल लेंथ ऑफ साइन 0.8 मीटर है, और साइन क्या है? इट इज़ यूनिफॉर्म। तो 0.4 मीटर ऊपर, 0.4 नीचे एंड उसके ऊपर आपका वेट लगेगा। अब इस वेट की वजह से आपका मोमेंट क्या हो जाएगा? 40 साइन थीटा इंटू 0.4, और इस हिंज की वजह से आपका मोमेंट क्या है? 6। दोनों को डिवाइड कर दो, योर थीटा विल कम आउट टू बी 22 डिग्रीज। तो ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, बी इज आवर आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन 14 पे। लेट मी जूम आउट अ बिट। क्वेश्चन 14 में बच्चों क्या लिखा है? एक एलिफेंट के लेग का, फुट का सर्कमफ्रेंस क्या है? 2 पाई आर इज 1.4 मीटर्स। तो 2 पाई आर इज 1.4 मीटर्स। तो आर किसके इक्वल हो जाएगा? 1.4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय पाई। तो दिस विल इक्वल्स टू 0.22। तो रेडियस विल बी इक्वल टू 0.22 मीटर, सही है। अब हमने क्या निकालना है? अप्रोक्सीमेट प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ईच फुट।
तो प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स किसके इक्वल होगी भाई, फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट, वेट के इक्वल होगी, बट वी विल मेक श्योर टू डिवाइड दिस इनटू 4 पार्ट्स, क्योंकि 4 फुट्स है ना उसकी। तो 5400 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाई व्हाट, 4, क्योंकि देयर आर 4 फुट्स। और डिवाइड में एरिया क्या आएगा, पाई अपॉन, नहीं पाई अपॉन 4 नहीं करते, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, आर हमारे पास आया था 0.22 स्क्वायर। तो द आंसर ऑफ प्रेशर कम्स आउट टू बी 85 किलो पैस्कल। ऐसा कोई ऑप्शन है, यस सी इज योर ऑप्शन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन 15. A stone is falling vertically through the air at constant terminal velocity. Which energy change is occurring? देखो constant terminal velocity पे fall कर रहा है तो इसका मतलब kinetic energy gain नहीं कर रहा, और अगर fall कर रहा है तो gravitational potential energy decrease कर रही है, तो gravitational potential energy will get converted into thermal energy. 15 का आंसर is A. Let's move on to question 16. Question 16 में we have this block of 12 Newton, और हो ये रहा है कि ये plunger is plugged in with a distance of 4 सेंटीमीटर। इसकी वजह से ये पिस्टन ऊपर कितना उठ रहा है, 0.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बताना है, what is the work done on the object। तो work done on this object किस तरह निकलेगा, work done on this object किस तरह निकलेगा, force into the distance moved in the direction of the force। force क्या है, 12 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस क्या है, 0.5 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हमें सेंटीमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना होता है। दिस बिकम 0.06 जूल्स। ए इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 17. क्वेश्चन 17 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, अ कांस्टेंट फोर्स F एक्टिंग ऑन अ कार ऑफ मास M मूव्स द कार अप अ स्लोप थ्रू अ डिस्टेंस S एट कांस्टेंट वेलोसिटी। The angle of the slope to the horizontal is phi. Okay. The acceleration of free fall is g. What is the ratio of the gravitational potential energy gained by the car divided by work done by force F? भाई what is the ratio of the gravitational potential energy gained by the car divided by the work done by the force? तो gravitational potential energy कितनी होगी? What will be this height? S sin अल्फा, ठीक है, क्योंकि जो डायगोनल की हमारे पास लेंथ है दैट इज एस एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो लेट्स अप्लाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, हाइट डिवाइडेड बाय एस दैट इज द हाइपोटेन्यूज। साइन अल्फा, एस साइन अल्फा इज आवर हाइट। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड क्या होगी, एम जी एस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय द वर्क डन बाय फोर्स एफ। वर्क डन बाय फोर्स एफ क्या होगा, एफ इन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एस। तो एस और एस कैंसिल हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय एफ बच जाएगा, तो डी विल बी आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 18. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर। भाई पावर की डेफिनेशन क्या है, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ये तो फॉर्मूला है उसका। पावर इज द प्रोडक्ट नहीं, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स पर यूनिट नहीं, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन। यस, डी इज द डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन देनी थी हमने फॉर्मूला नहीं देना था। क्वेश्चन 19 पे आ जाओ। अ स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज अंडर टेंशन, ओके, एज शोन। द डायमीटर ऑफ द वाइडर पोर्शन इज 2d, ठीक है, डबल है, और इसका d है। What is the value of the stress in the wide portion divided by the stress in the narrow portion? तो F divided by area for the wider portion और F divided by area for the narrower portion, ठीक है। तो ये F और F जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, कैन somebody tell me? A divided by the narrow portion divided by A divided by the wider portion। ये A's क्या है, these are the areas, ठीक है। तो अब मुझे बताओ एक ये बात बताओ कि नैरो पोर्शन में अगर हमारा डायमीटर d है तो इट बिकम्स पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर, और अगर वाइडर पोर्शन में डायमीटर क्या है 2d तो इट बिकम्स पाई अपॉन 4 2d स्क्वायर, ठीक है। तो 2d स्क्वायर पाई अपॉन 4 और पाई अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर कैंसिल आउट, 0.25 इज आवर आंसर। तो 0.25 कोई ऑप्शन है, यस, 19 का ऑप्शन इज ए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 20. क्वेश्चन 20 को बच्चों अगर आप देखो तो व्हाट इट इज रिटन, 2 गिटार स्ट्रिंग्स आर स्ट्रेच्ड बाय टेंसाइल फोर्सेस। स्ट्रिंग एक्स में क्या हो रहा है, उस पर फोर्स लग रही है एफ, उसकी एक्सटेंशन हो रही है एक्स। वाई में क्या हो रहा है बच्चों, वाई में फोर्स लग रही है 2f, उसकी एक्सटेंशन हो रही है 2x।
हमने स्ट्रेन एनर्जी इन x डिवाइडेड बाई स्ट्रेन एनर्जी इन y करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेन एनर्जी इन x निकाल लेते हैं 1/2 fx। स्ट्रेन एनर्जी इन y किसके इक्वल होगी 1/2 2f इंटू 2x। ठीक है, तो दिस गेट्स कैंसल आउट विद दिस बिकम्स 2fx। तो अगर मैं ऊपर रख दूँ x की स्ट्रेन एनर्जी दैट इज़ 1/2 fx और नीचे रख दूँ 2fx, तो fx और fx will get cancelled out, 1/4 will be your answer, D is your answer। ठीक है, let's move on to question 21। Two lasers emit light in a vacuum। ओके हो गया। One laser emits red light and the other emits green light। What must be different? क्या different होनी चाहिए? Frequency। अब आ जाओ 22 पे। Two particles in a progressive wave are a distance 10 centimeter apart। ठीक है, the two graph shows the variation with time t of the displacement of the two particles। by displacement of the two particles with time हमें दिखाई हुई है। ठीक है, हमने बताना क्या है? What could be represented by the two graphs। सही है, what could be represented by the two graphs। first of all तो मुझे ये बताओ कि अगर ये पार्टिकल यहाँ से यूं डिस्प्लेस हो रहा है, स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है? स्टार्ट हो रहा है ये इस पॉइंट पे। ठीक है, और ये वाला पार्टिकल किस पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है? ये वाला पार्टिकल बिल्कुल पीक पे स्टार्ट हो रहा है। ये वाला पार्टिकल पीक पे स्टार्ट हो रहा है, ये वाला पार्टिकल टर्फ पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, so what can I say? These are two particles, one is at the peak, one is at the turf with a distance of 10 centimeter between them। चलो देखते हैं ऐसा कुछ है कि नहीं। Particles in a longitudinal wave with a compression and the nearest rarefaction represented by 10 centimeter। This could be possible। क्यों? क्योंकि compression क्या होती थी? maximum pressure, और rarefaction क्या होती थी? lowest pressure। तो peak और turf for a longitudinal wave were what? compression and rarefaction separated by a distance of 10 centimeter। this could be our answer। बी में क्या लिखा है? 20 सेंटीमीटर वाले तो कैंसिल ही हो जाएंगे ना डायरेक्ट। पार्टिकल्स इन अ ट्रांसवर्स वेव विद टू एडजेसेंट पीक्स। नो, एडजेसेंट पीक्स तो नहीं है, एक पीक एक टर्फ है। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन 23 पे। क्वेश्चन 23 में हमें गिवन है कि वन बॉक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट? 20 माइक्रोसेकंड्स। और अगर आप देखो तो कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बॉक्सेस हैं। और वेव्स कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक वन वेव, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड वेव, यहाँ से लेकर यहाँ तक थर्ड वेव। तो 3 वेव्स आर कवर्ड इन 10 बॉक्सेस। और वन बॉक्स कितने माइक्रोसेकंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 20 माइक्रोसेकंड्स। तो 3 वेव्स आर इक्वल्स टू 10 इंटू 20 इंटू 10 माइनस 6। तो एक वेव का टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? 10 इंटू 20 इंटू 10 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3। एक वेव का टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/15,000 सेकेंड्स। दिस इज देयर टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1/15,000 विच इज इक्वल टू 15,000 हर्ट्ज। तो इसका कौन सा आंसर है? बी इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 में बच्चों क्या लिखा हुआ है? लेट मी मिनिमाइज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसको हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 24 में क्या लिखा हुआ है? अ पर्सन स्टैंड्स एट द साइड ऑफ अ स्ट्रेट रेलवे ट्रैक। अ ट्रेन मूव्स अक्रॉस द पर्सन एंड emits sounds from its whistle। The person hears a sound of frequency what? 1690 hertz when the train approaches him। भाई एफ नॉट जो है वो 1690 हर्ट्ज है जब ट्रेन अप्रोच कर रही है बंदे को। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी 1500 हर्ट्ज के इक्वल है। एफ नॉट 1500 हर्ट्ज के इक्वल है व्हेन द ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम हिम। ठीक है, यही 4 लफ्ज या 2 लफ्ज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बच्चों मुझे एक बात बताओ कि एफ नॉट व्हेन द ट्रेन इज अप्रोचिंग वो किसके इक्वल होती थी? fs, that is the frequency of the sound multiplied by the velocity of the sound divided by what? Divided by the velocity of the sound minus the velocity of the train। speed of train निकालनी है हमने ये निकालनी है vs। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। एफ नॉट किसके इक्वल है? 1690। एफ एस हमें नहीं पता। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी है? 340, वो हमें गिवन है 340 डिवाइडेड बाय 340 माइनस वी एस। ठीक है, अब हम इसमें किसको सब्जेक्ट बना देते हैं? एफ एस को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, लेट्स मेक एफ एस द सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? 1690 मल्टीप्लाइड बाय 340 माइनस वी एस डिवाइडेड बाय
340 इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ एस। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन 1। अब इसको हम छोटा करके यहाँ पे रख लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। एफ नॉट जब आप अवे जा रही होती है सोर्स, जब साउंड सोर्स आपके अवे जा रही होती है तो एफ नॉट किसके इक्वल होती है, एफ एस मल्टीप्लाइड बाई वी डिवाइडेड बाई वी प्लस वी एस। एफ एस हमें फिर से नहीं पता, और वी क्या है 340, एफ नॉट क्या है 1500, तो लेट्स प्लग इन दैट वैल्यूज। वी क्या है, वी इज 340 प्लस वी एस। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो दोनों चीज़ों को, व्हाट डज इट बिकम, 1500 340 प्लस वी एस डिवाइडेड बाई व्हाट 340 इज इक्वल्स टू एफ एस। सही है, तो ये आपके पास आ गई एफ एस की एक और इक्वेशन। ठीक है, एफ एस की दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। कैन यू इक्वेट बोथ ऑफ देम, अब दोनों को इक्वेट कर दो एक दूसरे से। अच्छा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिल रहा था तो हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब एफ एस की आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट कर दो। 1690340 माइनस वी एस डिवाइडेड बाई 340 is equals to 1500 340 plus Vs divided by 340। तो ओनली अननोन वेरिएबल कौन सा बचा है, ओनली अननोन वेरिएबल बचा है Vs। तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर Vs, द आंसर फॉर Vs comes out to be 20 meters per second। Let's move on to question 25, which list shows electromagnetic waves in order of increasing frequencies। तो increasing frequencies के लिए कौन सा होगा, gamma rays, infrared rays, no, gamma rays, ultraviolet, infrared, radio waves, yes, B is your answer। चलो let's move on to question 26। ठीक है, अब पाइप है आपके पास जो जिसकी लेंथ L है। ठीक है, एंड द लेंथ L इज यूज्ड टू जनरेट स्टेशनरी वेव्स। हमने बताना है कि विच वेव लेंथ ऑफ साउंड कुड बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ए स्टेशनरी वेव। तो पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या होता था, एक जगह पे एंटी नोड, दूसरी जगह पे नोड, एंड दिस इज 1/4 लैंडा। 1/4 लैंडा इज इक्वल्स टू L, लैंडा मस्ट बी इक्वल टू 4L। 4L का ऑप्शन है, नहीं है, सो वी विल स्किप दैट। अब आ जाते हैं फर्स्ट ओवरटोन पे। फर्स्ट ओवरटोन में क्या होता था, जो हमने फंडामेंटल के लिए बनाया था वो तो होता ही होता था, बट एक और नोड भी या एक और लूप ऐड हो जाता था। ठीक है, सो दिस वाज 1/4 लैंडा, दिस वाज 1/2 लैंडा। दोनों को प्लस कर दो, इट बिकम्स 3/4 लैंडा इज इक्वल्स टू L। L किसके इक्वल हो जाएगा, 4L डिवाइडेड बाई 3। सो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, सी इज योर ऑप्शन। क्वेश्चन 27 पे आ जाओ। विच डायग्राम शोज बेस्ट शोज हाउ वाटर वेव डिफ्रैक्ट व्हेन दे पास थ्रू अ बैरियर। भाई वाटर वेव की डिफ्रैक्शन कौन सी डायग्राम सही शो कर रही है, ओनली पॉइंट बी। बाकियों में वेवलेंथ का मसला है, यहाँ पे वेवलेंथ छोटी है, यहाँ पे वेवलेंथ बड़ी है, यहाँ पे भी वेव्स छोटी हो रही हैं, वेव फ्रंट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वेव फ्रंट्स कभी भी छोटी नहीं होती डिफ्रैक्शन में, वेव लेंथ्स जो हैं वो कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होती इन डिफ्रैक्शन। तो दैट वाज द प्रॉब्लम इन ऑल द ऑप्शंस। 28 पे आ जाओ। 28 में क्या है बच्चों, अ टू सोर्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, लाइट ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ डबल स्लिट। द लाइट वेव्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट्स आर कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, दे मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, बी इज योर ऑप्शन। अब आ जाओ क्वेश्चन 29 पे। क्वेश्चन 29 में बच्चों क्या लिखा हुआ है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ वेवलेंथ 420 nanometers and 630 nanometers. The light is incident on a diffraction grating. The diffraction maxima for the two wavelengths overlap at an angle of 31 degree from the direction of the light incident। ठीक है, what could be the diffraction spacing, हमने D निकालना है। ठीक है, हमें बेसिकली ना दो चीज़ें गिवन है, एक फर्स्ट लाइट सोर्स, एक सेकंड लाइट सोर्स। फर्स्ट लाइट सोर्स की वेवलेंथ क्या है, 420 नैनोमीटर्स। सेकंड लाइट सोर्स की वेवलेंथ क्या है, 630 नैनोमीटर। सही है, और दोनों का मैक्सिमा किस एंगल पे आ रहा है, थीटा इसके लिए भी क्या है 31 डिग्रीज, थीटा इसके लिए भी क्या है 31 डिग्रीज। दोनों का n हमें नहीं पता, n हमें नहीं पता, n हमें नहीं पता, और d भी नहीं पता। सही है, और हमें ये पता है कि एट 31 डिग्रीज ये दोनों ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ओवरलैप करने का मतलब ये है कि एट 31 डिग्रीज d साइन थीटा
इज इक्वल्स टू एन लैंडा, पहले तो ये इक्वेशन लिख लो, डी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैंडा दोनों जगह पे। ओवरलैप करने का मतलब ये है कि कोई ऐसा स्पेसिफिक एन होगा फॉर द फर्स्ट लाइट सोर्स एंड कोई ऐसा स्पेसिफिक एन होगा फॉर द सेकेंड लाइट सोर्स, जिसमें दोनों का ये जो एन लैंडा है ना, दोनों का एन लैंडा फॉर सोर्स 1 और एन लैंडा फॉर सोर्स 2 विल बी इक्वल, तभी तो दोनों ओवरलैप करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमें एग्जाम में सिर्फ एक हिंट गिवन है इस सवाल को करने के लिए, दैट इज द वर्ड ओवरलैप, यहाँ पे ओवरलैप लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब दोनों का एन लैंडा एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा दे विल ओवरलैप। तो लेट्स प्लग इन सम रैंडम वैल्यूज और टेस्ट करते हैं कि किसका जो है हमारे पास जो है वो एन लैंडा ओवरलैप करेगा किस वैल्यूज पे। लेट सपोज मैं इसका n फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेता हूँ 2, इसका n ले लेता हूँ 1। तो अगर मैं 2 इंटू 420 करता हूँ तो दिस विल बिकम 840 और ये बन जाएगा 1 इंटू 630 विल बिकम 630। तो दिस इज़ नॉट इक्वल, तो दे वोंट ओवरलैप। अब मैं एक काम करता हूँ, इसका n जो है वो रैंडमली 3 लेता हूँ, इसका n जो है वो रैंडमली 2 लेता हूँ, 1 1 करके बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 3 इंटू 420 विल गिव यू एन आंसर ऑफ 1260 लैंडा, ओ 1260 नैनोमीटर। ठीक है, एंड 630 इंटू 2 विल गिव यू एन आंसर ऑफ व्हाट 1260 नैनोमीटर। तो यार ये ऐसी n की वैल्यूज़ हैं कि n अगर मैंने यहाँ पे 3 रखा, n यहाँ पे 2 रखा, तो ये ऐसी वैल्यूज़ है जिन पे दोनों का n लैंडा क्या हो गया, सेम। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n जिधर दोनों ओवरलैप करेंगे। अब d निकाल लो इजीली कोई भी इक्वेशन यूज करके। d इज इक्वल टू n क्या है 3, लैंडा क्या है 420 इंटू 10 माइनस 9 नैनोमीटर्स की वजह से डिवाइडेड बाय साइन 31। d कम्स आउट टू बी व्हाट 2.4 माइक्रोमीटर्स। तो c इज योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 में क्या लिखा है बच्चों, अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल p इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन। The field lines of force are evenly spaced and parallel. Which statement is correct? Moving p a small distance in any direction will not change the electric force. A is correct. Why? Because this is a uniform electric field. तो इसमें अगर आप p को किसी भी डायरेक्शन में मूव करोगे there will be no change in the electric force. चलो let's move on to question 31. This is not in your syllabus. Let's move on to question 32. Question 32 में क्या कह रहा है कि what will happen to the drift velocity of an electron as it moves along the length x from y। ठीक है भाई, क्या होगा आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एज आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है फ्रॉम x टू y। तो अगर आप देखो तो बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज क्या होता है नेगेटिव। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करा रहे हो, मतलब अनलाइक चार्जेस एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो स्पीड क्या करेगी डिक्रीज। ठीक है, तो ये इंक्रीज वाले ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सी वाला भी कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांट बी जीरो। तो ए इज द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 33। ठीक है, क्वेश्चन 33 में हमारी मेन सप्लाई में क्या है 240 वोल्ट्स एंड पावर कितनी है 2.4 किलो वोल्ट्स। इसको यूटिलाइज करके कैन वी कैलकुलेट द करंट, यस पावर इज इक्वल्स टू आई वी। पावर की जगह रखो 2400, वोल्टेज की जगह रखो 240, करंट किसके इक्वल आ गया 10 एम्पेयर। अब अगर आपके पास 10 एम्पेयर करंट आ गया तो आपको ये पता है कि ये 0.5 ओम और 0.5 ओम की दो रेजिस्टिव वायर्स हैं, कुछ वोल्टेज ये भी ले लेंगी। तो 0.5 प्लस 0.5 इनटू द करंट दैट इज 10। तो इनका वोल्टेज कितना बन जाएगा, इसका वोल्टेज बन जाएगा 10 वोल्ट्स। ठीक है, तो आपको इनिशियली प्रोवाइडेड कितना था, आपको इनिशियली प्रोवाइडेड था 240 वोल्ट्स। 10 वोल्ट्स जो है वो इन वायर्स में चले गया। ठीक है, तो कितना बचेगा केटल के लिए 240 माइनस 10 दैट इज 230 वोल्ट्स। ऑल्सो पावर भी कॉन्सिक्वेंटली डिक्रीज हो जाएगी टू 2.3 किलो वोल्ट्स। सो ए विल बी योर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 34। 34 में क्या लिखा हुआ है, हमें 3 ग्राफ्स गिवन है फॉर करंट वर्सेस वोल्टेज। हमने बताना है कि कौन सा जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड का है, कौन सा मेटेलिक कंडक्टर का है, कौन सा फिलामेंट लैम्प का है। तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए कौन सा होगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन y, सेमीकंडक्टर डायोड के लिए कौन सा होगा x, और फिलामेंट लैम्प के लिए कौन सा होगा द रिमेनिंग ऑप्शन दैट इज z। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, बी इज योर ऑप्शन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 35। 35 में क्या लिखा है बच्चों, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ गई आपके पास, R इज इक्वल्स टू 9.55, डायमीटर क्या है
28 millimeter is made of a material with resistivity भी आ गई आपके पास. Can you calculate the length? Yes, simple है, ये वाला formula लगा लो बस, rho L upon A. I am not plugging in the numbers, you can plug it in and calculate the answer. It is really simple. ठीक है. अब क्वेश्चन 36 पे आ जाओ. A cell of constant electromotive force but with internal resistance is connected to a fixed resistor. भाई इसमें एक internal resistance भी है छोटी सी, ठीक है, and it is connected to a resistor that is acting as a potentiometer. Okay, which statement explains the change to the reading of the voltmeter? भाई voltmeter पे क्या reading change होगी as the contact Z is moved towards the end X of the potentiometer? भाई क्या होगा जब ये कॉन्टैक्ट Z जो है वो पोटेंशियोमीटर की X वाली साइड पे मूव कर रहा है? यार जब आप इस कॉन्टैक्ट को टूवर्ड्स X मूव करोगे तो रेजिस्टेंस टोटल क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी ना. रेजिस्टेंस टोटल इंक्रीज कर जाएगी तो करंट डिक्रीज कर जाएगा. करंट आप लोगों को पता है सीरीज में रिमेन सेम थ्रू आउट, और अगर करंट डिक्रीज करेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू भी करंट डिक्रीज कर जाएगा. इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू अगर करंट डिक्रीज करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो वोल्टेज कम खाएगा, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग विल इंक्रीज. तो ऐसा कोई ऑप्शन है वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीजेज? हाँ, बिकॉज द करंट थ्रू द सेल डिक्रीजेज. चलो गुड. अब आ जाओ क्वेश्चन 37 पे. विच इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ? किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता था? करंट अराइविंग एट अ नोड इज इक्वल्स टू करंट लीविंग एट अ नोड. ये वाला नोड कंसिडर कर लेते हैं. इसमें कौन से करंट जो है वो लीव कर रहे हैं? I2 एंड I3. कौन सा अराइव कर रहा है? I1. सो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3. तो व्हाट इज द आंसर? A इज योर आंसर. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 38. क्वेश्चन 38 में क्या है बच्चों? 6 वोल्ट्स की पावर सप्लाई है, एक वेरिएबल रजिस्टर है और एक 12 किलो ओम का रजिस्टर है. ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर इज 1 वोल्ट. ठीक है. तो रिमेनिंग कितना बचा है? 5 वोल्ट्स. तो वेरिएबल रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी? 5 वोल्ट्स इसको मिल रहा है, हमें R निकालना है. ठीक है. तो मुझे बताओ, अगर रेशो मेथड लगाते, अगर एक 12 किलो ओम का रजिस्टर है उसको 1 वोल्ट्स मिल रहा है, तो x किलो ओम के रजिस्टर को 5 वोल्ट्स मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट 60 किलो ओम एज योर आंसर. तो C इज योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 39. An equation of magnesium decays into a nucleus X by emitting a beta plus particle. Beta plus particles कौन से होते थे? पॉजिट्रॉन. यार जब बीटा नेगेटिव इमिट होता था तो प्रोटॉन नंबर में एडिशन होता था 1. जब बीटा नेगेटिव इमिट होता है तो माइनस होता है. तो 23 और 11 का ऑप्शन हमने ढूंढना है. सी इधर आंसर. 40 पे आ जाओ. इन बीटा नेगेटिव डिके अ न्यूट्रॉन इनसाइड अ न्यूक्लियस चेंजेस टू अ प्रोटॉन. ठीक है. Which statement describes the quark composition of the nucleus during the decay? Down quark decreases by 1. A is the correct answer. न्यूट्रॉन का एक डाउन क्वार्क चेंजेस इनटू एन अप क्वार्क, तो उसकी कॉम्पोजिशन इस तरह चेंज होती है कि डाउन क्वार्क का नंबर डिक्रीजेस बाय 1. सो दिस वाज द एंड ऑफ May June 2021 का पेपर 1. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो.